तो आज जो है हमारी एक रिव्यू क्लास है पार्टनरशिप के बेसिक्स की। रिव्यू क्लास में बेसिकली मैं क्या कराऊंगा, पूरे चैप्टर को रिवाइज कराऊंगा, कंसेप्ट वाइज मैं कराऊंगा, क्वेश्चंस एक दो अगर मुझे लगेंगे मैं वो क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और जो पॉइंट ध्यान रखने होते हैं हर चैप्टर में मैं वो संभालूंगा, मैं उस चीज़ को बताऊंगा ताकि आप वो गलतियाँ एग्जाम में मत करो। ये जो रिव्यू क्लासेस का पर्पस ये है कि जब आपके पास एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हों, लास्ट का 1 महीना है 2 महीना है, तो ये वीडियोस देख के आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था पार्टनरशिप की डेफिनेशन होती है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच स्टेट्स दैट एज पर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स। पर्सन्स कौन नहीं हो सकते? एक अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता, एक माइनर नहीं हो सकता, और एक ऐसा पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है वो नहीं हो सकता। मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं सर? 50 हो सकते हैं। 50 की लिमिट कहाँ पर लिखी है? रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। इस 50 की लिमिट इसकी हर एक के ऊपर लगेगी, या कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर 50 की लिमिट नहीं लगेगी। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं जिनके ऊपर लिमिट नहीं लगती। प्रोफेशनल्स मतलब लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सीएस हो गए, सीएस हो गए, तो इनके ऊपर लिमिट नहीं लगती। हु हैव एग्रीड, एग्रीड का मतलब इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या रिटन होना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। रिटन भी कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हो, लेकिन रिटर्न करना चाहिए। रिटर्न के क्या फ़ायदे हैं? अगर डिस्प्यूट हो गया आपस में तो डिस्प्यूट सेटल करने में ठीक होता है। अगर आपस में डिस्प्यूट सेटल नहीं हो रहा तो कोर्ट में एक प्रूफ की तरह काम करता है पार्टनरशिप डीड कि देखो हमने लिखा था, हम दोनों पार्टनर्स थे, हम दोनों ने साइन किया था, देखो ये बात नहीं मान रहा। तो इस तरीके से डिस्प्यूट सेटलमेंट में काम आता है और कोर्ट में एज अ एविडेंस काम आता है। Who have agreed to share profits, प्रॉफिट्स का मतलब लॉसेस भी होता है, क्योंकि लॉसेस को पार्टनरशिप एक्ट कहता है नेगेटिव प्रॉफिट्स। ठीक है, ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस होना चाहिए आपका लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, चैरिटी का नहीं होना चाहिए, को ओनरशिप या जॉइंट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कहता है कि 3 पार्टनर्स थे, 3 भाई थे, 3 दोस्त थे, उन्होंने क्या किया? मिल के एक प्रॉपर्टी खरीद ली, जॉइंटली उन्होंने एक ओनरशिप ले ली एक प्रॉपर्टी की। उन्होंने क्या किया? उस चीज़ को आगे रेंट पे दे दिया, जो रेंट आया आपस में 1:1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सब कुछ होता है, पर्सन्स भी हैं दो से ज़्यादा, एग्रीमेंट भी हुआ है, प्रॉफिट्स भी शेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट अ बिजनेस, दिस इज जस्ट को ओनरशिप या फिर जॉइंट ओनरशिप। ठीक है, ये चीज़ को हम बिजनेस नहीं मानते, इसलिए ये एक चीज़ पार्टनरशिप नहीं है, इसे कहेंगे जॉइंट ओनरशिप या को ओनरशिप। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 मार्क का इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर मैं कुछ करूंगा तो सारे पार्टनर्स उस मेरे एक्ट के लिए लाइबल है, और अगर कोई और पार्टनर कुछ करेगा तो मैं उस पार्टनर के बिहाफ पे लाइबल रहूंगा। तो हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है, हर एक पार्टनर एजेंट भी होता है। एजेंट तब होता है जब वो काम करता है, और प्रिंसिपल तब होता है जब कोई और काम करता है और दूसरा पार्टनर उस चीज़ के लिए लाइबल होता है। पार्टनरशिप और पार्टनर्स अलग अलग हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक ही हैं। क्या कंपलसरी है पार्टनरशिप डीड होना? मैंने आपको बताया था नहीं है, और जो रीज़न थे ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। अब माइनर की बात आती है। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? जनरल रूल क्या कहता है? नहीं बन सकता। लेकिन कैन अ माइनर बी एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप? बिल्कुल एडमिट कर सकते हैं, बट ओनली फॉर बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब क्या कहते हैं? प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट लिख सकते हो, लेकिन पता है जो लीगल टर्म है, जो एटलीस्ट यार देखो जो लॉ में दिया हुआ है, जो हमें पता है, जो एटलीस्ट जो सिंपल लैंग्वेज है वो तो लिख ही सकते हैं ना। अ माइनर मे बी एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप बट ओनली फॉर अ बेनिफिट। लेकिन क्या एक माइनर पार्टनरशिप बना सकता है? पार्टनरशिप नहीं बना सकता। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सेट में आ जाएगा कैन अ माइनर फॉर्म अ पार्टनरशिप, एक सेट में आ जाएगा कैन अ माइनर बी एडमिटेड एज अ पार्टनरशिप। एडमिट तो हो सकता है, और उसमें आंसर यस नहीं लिखना, सिर्फ यस हो सकता है, यस बट ओनली फॉर बेनिफिट। और दूसरे में क्या लिखना है? नो। फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता किसी भी हालत में, इवन फॉर बेनिफिट भी क्यों ना हो, वो फॉर्म तो नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद हमारी बात आती है कि पार्टनरशिप में जो सारे डिसीजंस होते हैं कैसे लिए जाते हैं? मेजॉरिटी बेसिस पे लिए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा डिसीजन है जिसमें सबकी हाँ होनी चाहिए। कौन सा डिसीजन? एडमिशन। कोई भी पार्टनर को, कोई भी नया पार्टनर अगर बनाना है तो उस केस में सबकी हाँ होनी चाहिए। ठीक है, क्या पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन करानी कंपलसरी है? नहीं है कंपलसरी, ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। रजिस्ट्रेशन कराने के क्या फ़ायदे हैं? आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मेन क्लास में आपको बता दिया था क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो क्या? मतलब कि अगर रिटर्न में ना हो, जब भी क्वेश्चन बोले ना
व्हाट इफ देयर इज नो पार्टनरशिप, व्हाट विल हैपन? आप बोलो डिस्प्यूट सेटल करने में हेल्प हो, डिस्प्यूट नहीं सेटल हो पाएंगे, कोर्ट में प्रूफ की तरह प्रूफ नहीं हो पाएगा, तो ये सब चीज़ें। पार्टनरशिप डीड जब भी वर्ड है आपको समझना चाहिए रिटर्न की बात कर रहे हैं। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या करना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल बांट लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, कुछ भी पार्टनर को कुछ नहीं देना, कुछ नहीं मिलेगा। लोन, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। मैंने जो मेन क्लास है उसमें आपको ये नहीं बताया कि बेसिकली लोन वाली क्या है, लोन दिया हो क्या करना है, कैसे करना है। अब आप वो क्वेश्चंस करोगे आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैंने जस्ट शुरू में से छुड़वाए थे कि क्योंकि शुरू में करवाना वो मुश्किल था, अब आपको पूरा आप एक्सपर्ट हो गए, अब आप वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। इफ़ पार्टनरशिप यूजेज फर्म्स मनी, अगर फर्म के पैसे यूज़ करता है और उससे प्रॉफिट कमाता है तो पार्टनर को वो पैसे भी वापस करने पड़ेंगे और प्रॉफिट भी वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो फर्म के पैसे यूज़ करके अगर लॉस खा लेता है तो उस केस में लॉस उसका, हाँ भाई हमारे पैसे वापस दे, ठीक है। फिर मैंने बताया था चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। चार्ज मतलब काटना, एप्रोप्रिएशन मतलब बांटना। चार्ज हमेशा पीएनएल अकाउंट से होता है, एप्रोप्रिएशन हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होती है। चार्ज में मैं पहले एप्रोप्रिएशन का बताता हूँ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में वो चीज़ें आती हैं जो पार्टनर को हम देते हैं। पार्टनर को कुछ भी दो चीज़ें छोड़ के, वो कहाँ आती है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। कौन सी दो चीज़ें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और दूसरा रेंट टू पार्टनर, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन का मैंने फॉर्मेट बताया था। यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट, पार्टनर को कुछ भी दो यहाँ लिख दो, पार्टनर से कुछ भी लो यहाँ लिख दो। जनरल रिजर्व, जैसे कि नेट प्रॉफिट में से इतना पार्ट यहाँ बांटा, इतना पार्ट यहाँ बांटा, इतना पार्ट यहाँ बांटा, तो इसमें से थोड़ा पार्ट यहाँ जनरल रिजर्व में कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे करते हैं टू जनरल रिजर्व, ठीक है। फिर मैंने बताया था प्रॉफिट आफ्टर सैलरी वाला कंसेप्ट कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आता है ये सारे चार्जेस माइनस करने के बाद होता है और सारे एप्रोप्रिएशन माइनस करने से पहले होता है। अगर एप्रोप्रिएशन माइनस कर दिया तो क्या करें? तो वापस ऐड कर दो। अगर कोई चार्ज माइनस नहीं किया तो माइनस कर दो। अगर कोई चार्ज माइनस कर दिया तो अरे वो तो माइनस करना ही था ना, ये तो सारे चार्ज माइनस करने के बाद आता है। अगर कोई एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं किया तो अरे यहाँ पे जो आता है वो एप्रोप्रिएशन माइनस करने से पहले ही आता है, माइनस नहीं किया तो बिल्कुल सही किया। तो आपको इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन के फ्लो में नहीं जाना, क्वेश्चन को समझना है कि क्या चीज़ माइनस होनी चाहिए। तो वो सच में माइनस की है, नहीं की तो कर दो। अगर करनी ही नहीं थी और वो कह रहा है हमने तो की नहीं, अरे करनी ही नहीं थी तो कुछ करेंगे ही नहीं, तो उस केस में क्वेश्चन आपको जस्ट ब्लफ कर रहा है, क्वेश्चन आपको खेलने की कोशिश कर रहा है, आप कुछ ना कुछ प्लस माइनस कर दो, ठीक है। फिर मैंने बताया था डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। नेट प्रॉफिट में से सारे एप्रोप्रिएशन माइनस कर दो। नेट प्रॉफिट आपको 1 लाख का, इसमें से आपको थोड़ी कमीशन दी, थोड़ी सैलरी दी, थोड़ी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, ये सब माइनस करने के बाद जो बचा उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करके लिखते हैं। जो अमाउंट होती है उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अगर एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है नेट प्रॉफिट से तो उस केस में मतलब कि इसका सिंपल हिंदी में मतलब बताता हूँ। अगर मेरे पास प्रॉफिट कम है और मुझे देना ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा? मैं सबको बोलूँगा एक काम करो, लाइन में खड़े हो, जो आपस में रेशियो बना लो और ये जो प्रॉफिट है ना अपनी रेशियो में ले लो, सिंपल। फिर मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एक जो कैपिटल अकाउंट होती है वो होती है फिक्स, तो सर जो मूवमेंट होती है वो कहाँ शो करते हैं? मूवमेंट हम शो करते हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में मूवमेंट कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कैपिटल अकाउंट में चीज़ें कौन कौन सी आती हैं? सिंपल सी चीज़ है, कैपिटल अकाउंट में सर 2 चीज़ें आती है, पैसे लाना और पैसे ले जाना। पैसे लाना मतलब एडिशनल कैपिटल, पैसे ले जाना मतलब ड्राइंग। ये ड्राइंग कौन सी? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट कहाँ जाएगी? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कोई भी चीज़ हो, सारी चीज़ें करंट अकाउंट से होगी। तो इसलिए जब भी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करते टाइम जब भी क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड आ जाता है तो हमें ध्यान रखना होता है कि करंट अकाउंट से हमें सारी एंट्रीज पास करनी है। भले ही आप जितना मर्जी आप सही हो, जितनी मर्जी एंट्री सही हो, जितनी मर्जी कैलकुलेशन बढ़िया कर दो, अगर करंट अकाउंट नहीं लिखा आपका पूरा क्वेश्चन फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड दिया हो तो आपको करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करनी है, लेकिन इसमें अंधे नहीं हो जाना। अगर क्वेश्चन फिक्स्ड वर्ड वाले और कहे ये पार्टनर इतने पैसे लाया, अरे पैसे लाएगा तो वो तो कैपिटल अकाउंट से तो एंट्री होगी। तो हमेशा अंधे होकर नहीं सोचना, मतलब दिमाग लगा के आपको सोचना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगता है? कैपिटल अकाउंट पे लगता है, करंट अकाउंट पे नहीं लगता। ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाती है और ड्राइंग ऑफ कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाती है, मैंने बता दिया। अगर सिर्फ ड्राइंग दी हुई हम क्या मानेंगे? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे और इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है, ठीक। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या करते हैं? करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों को ऐड कर दो। पार्टनर को कुछ भी दो तो क्या करते हैं? पार्टनर की कैपिटल हम क्रेडिट करते हैं और पार्टनर से कुछ भी लो तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट करते हैं। सिंपल सा रूल है, जो 5 रूल बताए हुए हैं। ऐसे कोई भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। पार्टनर को कुछ भी दो तो क्रेडिट, पार्टनर से कुछ भी लो तो डेबिट। पार्टनर की कैपिटल तो बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, दे रहे हैं मतलब बढ़ा रहे हैं मतलब क्रेडिट करेंगे, ले रहे हैं मतलब कम कर रहे हैं मतलब डेबिट करेंगे।
आफ्टर चार्जिंग सेल्फ कमीशन, क्वेश्चन कहता है आफ्टर चार्जिंग माय कमीशन, तो उस केस में मैंने आपको एक पूरा डेरिवेशन बताई थी कैसे हुआ था, लेकिन तो सिंपल सा लास्ट में एक फॉर्मूला निकल के आया था 100/100 प्लस रेट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन निकालने के बहुत तरीके हैं, एक है सिंपल मेथड, ये तो कभी भी आएगा ही नहीं, एग्जाम में आ भी गया तो गलती से भी इससे करना नहीं, मतलब क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा सिंपल मेथड से करके दिखाओ, मतलब क्वेश्चन मतलब बनाने वाले ने पता नहीं क्या सोच के क्वेश्चन बनाया होगा, ऐसा क्वेश्चन ना कभी आया है ना कभी आएगा। ठीक है, सिंपल मेथड में क्या करते हैं, जितनी भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 इंटू टाइम लेफ्ट बाय 12 या 365 डिपेंडिंग ऑन मंथ्स, मतलब अगर मंथली दिया हुआ है तो 12 कर लेंगे, ईयरली दिया हुआ है तो 365 कर लेंगे, सिंपल। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इस डेट को इतने महीने के लिए, इस डेट को इतने महीने के लिए, इस डेट को इतने महीने के लिए, तो वो ऐसी चीज़ हमें करनी नहीं है, उसकी जगह हम लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड। ये प्रोडक्ट मेथड तब लगाना है जब या तो डेट्स के बीच में डिफरेंस का बहुत फर्क हो, मतलब कभी 1 महीने बाद निकाली, कभी 3 महीने बाद निकाली, कभी 2 महीने बाद निकाली, मतलब डेट्स का फर्क हो, या तो अमाउंट कभी 2000 निकाले, कभी 4000 निकाले, कभी 6000 निकाले, कभी 8000 निकाले, या अमाउंट का फर्क कोई भी चीज़ हो जाए, तो उस केस में आपको ये प्रोडक्ट मेथड लगाना होता है। इसमें क्या होता है, जो भी अमाउंट्स है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और इसके आगे लिख दो कितने कितने महीने रहते हैं, मान लो ये इसमें 8 महीने रहते हैं, इसमें 6 महीने रहते हैं, इसमें 3 महीने रहते हैं, इसमें 3 महीने, इसमें 2 महीने, इसमें 1 महीने, 12 8 6 3 3 2 1, मतलब जो भी है यहाँ पे लिख दो, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे, यहाँ पे समेशन कर देंगे, ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा इंटू 1/12, क्योंकि देखो बाय 12 सब में कॉमन लिया था तो बाय 12 यहाँ पे आ गया, रेट बाय 100 कर रहे होगे, रेट बाय 100 रेट बाय 100 रेट बाय 100 रेट बाय 100, वो चीज़ भी हम कॉमन ले रहे हैं, इसलिए इस तरीके से फॉर्मूला आ जाता है। कोई भी ये ना सोचे ये हम 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, वो 1/12 कॉमन वाली चीज़ है जो हम बाहर लिख रहे हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा एवरेज पीरियड मेथड, जिसके ऊपर क्वेश्चन टेस्टेबल है, क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर ज़्यादा चांस है आने का। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये कब लगाते हैं, जब इक्वल इंटरवल पे कर रहे हैं, 2 महीने 3 महीने पे कर रहे हैं, 4 महीने पे कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं, महीने के शुरू में, महीने के बीच में, महीने के एंड में। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। फिर मैंने बताया था ये कुछ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नोटेशंस है, नोटेशंस इन द सेंस कि मैं कहूँगा कि हाँ स्टैंडर्ड मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली इसका टेबल है, ये टेबल आपको अगर याद कर लो तो बेटर रहेगा, एग्जाम में वैसे निकाल सकते हो लेकिन अगर याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आना इन्हीं में से कोई नहीं, इसमें से कोई ना कोई एक आना है, तो वो टेंशन मतलब कि इसके बाहर आया तो इसके बाहर आया, तो मैंने बता ही दिया सिचुएशन कैसे करनी है। अगर टाइम पीरियड नहीं दिया, अगर मान लो टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, सीधा बोला है बंदे ने 50,000 रुपये निकाले और बोला कि 10% पर एनम, तो क्या करेंगे 50,000 का 10% इंटू 6/12, ये 6/12 भूल जाओगे, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में, ये पर एनम जब भी आए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके आए और टाइम की कोई बात ना करे तो 6/12 बाय डिफॉल्ट आपको करना ही करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन यही बोले 50,000 रुपये निकाले 10% पर एनम नहीं बोला तो सीधा सीधा 50,000 का 10% कर देंगे। ठीक है, अगली दिक्कत जो आती है बच्चों को इसमें एवरेज पीरियड मेथड में, कि जो हमारा निकलता है एवरेज पीरियड, जैसे कि अमाउंट मैंने लिख दिया, अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू मान लो ये वाली चीज़ है इंटू 4.5/12, ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट में गलती आ जाती है। अमाउंट में क्या गलती होती है, अगर क्वेश्चन क्वार्टरली दे रहा है, एक बंदा 4,000 रुपये हर क्वार्टर निकाल रहा है, तो अमाउंट में 4,000 नहीं लिखना, अमाउंट में 4,000 इंटू 4 लिखना। एमसीक्यू ऐसे ही फंसाएगा, एमसीक्यू जानबूझ के ऐसा ऑप्शन देगा जिसमें सिर्फ 4,000 से भी आंसर निकल के आएगा, तब आपको लगेगा हाँ आंसर तो निकल गया, बिल्कुल सही है, आप टिक कर दोगे और आप बेवकूफ़ बन गए। सिंपल सी चीज़ है, मंथली दिया हो तो इंटू 12 कर देना है, क्वार्टरली दिया तो इंटू 4 करा है, अगर हर 2 महीने में कर रहे हैं तो इसका मतलब 6 बार कर रहे हैं तो इंटू 6 करना है, अगर हर आधे साल में कर रहे हैं तो इंटू 2 करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते टाइम। ठीक, बिजनेस मैंने बताया था कि बिजनेस 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ, यह क्वेश्चन बोल रहा है हमें 6 महीने तक की ड्राइंग चाहिए, तो 6 महीने को पूरा पीरियड मान के हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन बुक के अंदर दिया हुआ है, वैसा टाइप का क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, फिर हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ नहीं दिया हुआ हम ये मानेंगे एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट हो तो दे देंगे, प्रॉफिट कम है तो कम दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, लॉस है तो नहीं देंगे। लेकिन क्वेश्चन बोले ये एक चार्ज है, चार्ज का मतलब देना ही देना है। किसी भी चीज़ को लेके बोले, मान लो सैलरी को लेके बोले तो सैलरी को भी देना ही देना है, कमीशन को लेके बोले तो वो भी देनी ही देनी है। तो चार्ज का मतलब वो चीज़ देनी ही देनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, ये देना ही देना है। फिर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैंने चार्ज वाला पॉइंट आपको बता दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगता है वो ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, अगर कोई भी डेट नहीं दी हुई तो, मतलब मान लो क्वेश्चन में बैलेंस शीट, जनरली क्वेश्चंस में क्या दिया होता है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट देंगे, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए बैलेंस शीट में दिया हुआ है, इसका मतलब वो एक
क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलता। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इस क्लोजिंग कैपिटल को आपको ओपनिंग बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बनाने के दो तरीके हैं, एक तो है फिक्स्ड मेथड में, एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड में। सर ये दो तरीके क्यों, अरे सिंपल देखो ना, फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, एक होती है एडिशनल कैपिटल, एक होती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। तो उस केस में अगर क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है, तो आप उल्टी कहानी चलोगे। मान लो आपके पास ओपनिंग दी हुई है, शुरू में इतने पैसे थे और पैसे लाए प्लस कर दिए, थोड़े पैसे लेके गए माइनस कर दिए, तो जाके आपके पास आया क्लोजिंग। अब इस क्लोजिंग से आपको ओपनिंग पर जाना है, तो आपको उल्टा सोचना पड़ेगा। जो ड्राइंग आपने माइनस की वो ड्राइंग वापस ऐड हो जाएगी। कौन सी वाली ड्राइंग, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट को इग्नोर करना है, क्यों करना है, क्योंकि वो तो करंट अकाउंट में आता है, ठीक है ना। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है वो सिर्फ किस पे लगता है, वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे लगता है। तो मैं ये बता रहा था क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जाने के लिए ड्राइंग्स को हम ऐड करेंगे। कौन सी ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। और माइनस क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कौन सी होगी, जो पार्टनर लाया है, पैसे लाया है, ठीक है ना, वो माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। और जो इंटरेस्ट लगेगा वो उस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही लगेगा, ठीक है। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर क्या होता है, सब चीज़ें आ जाती हैं। सब चीज़ों का मतलब सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि मान लो ये तो चीज़ें आएंगी ही आएंगी। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिंपल बता देता हूँ, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट एक हो जाते हैं, तो इसका मतलब सारी ड्राइंग माइनस होती हैं। सैलरी दी, कमीशन दी, प्रॉफिट दिया, कुछ भी दिया, वो सब उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना होता है, सिंपल सी चीज़ है, आपको सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि देखो क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग जाना है, पहली बात तो उल्टा चलना है, ये तो आपका माइंड सेट होना चाहिए। उल्टा चलने के लिए ड्राइंग्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। कौन सी ड्राइंग, दोनों ड्राइंग, क्योंकि देखो फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक कैपिटल अकाउंट बनता है और उसी कैपिटल अकाउंट में दोनों तरह की ड्राइंग्स आती है, तो दोनों की दोनों ड्राइंग्स क्या होंगी, वापस ऐड हो जाएंगी। और प्रॉफिट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लॉस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सैलरी, कमीशन, ये सब क्या करते हैं, पार्टनर को देते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। उल्टा चलना है आपको, ठीक है ना। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, और जो इंटरेस्ट लगेगा वो ओपनिंग कैपिटल लगेगा, एंड वो भी फुल ईयर का लगेगा। इसमें कोई भी 6/12 नहीं करना, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में करते हैं। अगर क्वेश्चन आपको ये बोले कि डेट्स दी हुई है, इस डेट को इतने कैपिटल थी मेरी, फिर इतने महीने बाद इतने पैसे और लाए, इतने महीने बाद पैसे ले गए, इतने महीने बाद पैसे आ गए, ये सब चीज़ें होगी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास ये एक अलग मेथड आता है। इस अलग मेथड में क्या करेंगे, मान लो मेरे पास 5 लाख थे 1 अप्रैल को। अब देखो 1 अप्रैल से 1 जुलाई कितना टाइम हो गया, 3 महीने। तो 5 लाख मेरे पास थे 3 महीने के लिए, प्लस क्या करूँगा, 5 में से 1 गए, कितने बच गए, 4 लाख, ठीक है ना। 4 लाख मेरे पास कितने महीने के लिए थे, 1 जुलाई से 1 नवंबर, 4 महीने इंटू 4/12, प्लस मेरे पास ये 4 लाख हो गए। 4 लाख में 2 लाख और जोड़े, कितने बन गए, 6 लाख रुपए। 6 लाख कितने टाइम के लिए थे मेरे पास, 2 महीने के लिए, तो मैंने लिख दिया इंटू 2/12, प्लस मेरे पास 6 लाख यहाँ तक थे, 6 लाख में से 3 लाख गए, कितने बचे, 3 लाख बचे। 3 लाख मेरे पास साल के एंड तक 1 जनवरी से 31 मार्च कितने हुए, 3 महीने, इंटू 3/12, और इंटू रेट बाय 100, इंटू परसेंट, मतलब परसेंटेज रेट कितना हुआ, रेट बाय 100। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। फिर मैंने बताया था पास्ट एडजस्टमेंट्स का, सिंपल सी चीज़ है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है हमने कोई गलती की थी, उस गलती को ठीक करना है। क्वेश्चन देखो अलग अलग तरह के आता है। एक होता है एक एंट्री पास कर दो, और एक क्वेश्चन कहता है मल्टीपल एंट्रीज पास कर दो। जब क्वेश्चन ये कहे कि एक एंट्री पास कर दो, तो इस केस में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखना है किस टाइप का है। मैं टोटल 4 टाइप्स कराऊंगा, एक है एक एंट्री वाला, एक है 2 एंट्री वाला। एक एंट्री वाली में 2 टाइप होते हैं, एक है जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में छेड़खानी होती है, एक है जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की छेड़खानी नहीं होती। इसी तरीके से जिसमें मल्टीपल एंट्रीज है, मल्टीपल एंट्रीज के भी 2 टाइप है, जो मैंने अभी बताया। या तो गलती आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेके होगी, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेके नहीं होगी। तो क्वेश्चन जब भी आएगा पास्ट एडजस्टमेंट का, इन्हीं 4 टाइप में से आना ही आना है, मतलब आएगा तो इन्हीं में से आएगा, इसके अलावा कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। फिर मैंने बताया था इसके अंदर कि हमें एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, एक एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कोई बात नहीं दी हुई, तो एक काम करो ना, ये देखो सैलरी देनी थी, दे दो। देंगे कैसे, क्रेडिट करके। सैलरी नाउ क्रेडिटेड, क्रेडिट 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 क्रेडिट, इनको सैलरी दे दी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, लेना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नाउ डेबिटेड, डेबिट 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 लिख दिया, ठीक है। कमीशन ज़्यादा दे दी, कम देनी थी, एक काम करो एक्स्ट्रा कमीशन ले लो, डेबिट 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 डेबिट। इस तरीके से जो जो गलतियां हैं वो गलतियां कर लो, और उसका काम करो एक ना टोटल कर लो। लास्ट में जो टोटल आ जाएगा उस टोटल को जोड़ो। अगर मान लो उस टोटल को जोड़ने के बाद आपके पास टोटल में क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, क्रेडिट का मतलब ये सब पार्टनर को देना है। पार्टनर को कौन देगा, पार्टनर को फर्म देगी। फर्म को कौन देगा, अल्टीमेटली
फर्म ने पार्टनर को इतने पैसे देने हैं, फर्म के लिए तो नुकसान हो गया ना, नुकसान किसका है? पार्टनर्स का। तो ये जो क्रेडिट आ रहा है मतलब पार्टनर को जो देना है वो बिजनेस का तो नुकसान हुआ, नुकसान कौन झेलेगा? पार्टनर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस टू बी डेबिटेड। तो इसका जो टोटल आया, इन सब का जो टोटल आया, उस केस को क्या करेंगे, उन दोनों को, उन सबको ऐड करके पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर हमारे पास जो लास्ट में नेट एंट्री बचेगी वो एंट्री हम पास कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आती है जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके भी गलती होती है। तो सबसे पहले ना जो गलत प्रॉफिट था उस गलत प्रॉफिट को ले लो। मान लो 1 लाख प्रॉफिट था, इसको बांट दिया 1:2:1 की रेशियो में। तो उस केस में क्या करेंगे, 1 लाख को 1:2:1 की रेशियो में वापस ले लेंगे। वापस ले लेंगे मतलब पार्टनर की कैपिटल कम कर देंगे, डेबिट डेबिट डेबिट। अब क्या करेंगे, सैलरी देनी थी दे दो, कमीशन देनी थी दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था दे दो, जो करना था वो कर लो। सबसे पहले जो करना था ना वो सब कुछ कर लो। उसके बाद देखो अब क्या बचा है, उसके बाद देखो अब क्या बचा है। मान लो सब कुछ आपने दे दिया। अब 1 लाख में से 1 लाख आपके पास प्रॉफिट था, गलत प्रॉफिट, उसमें से जो जो होना था वो माइनस कर दो। मान लो 10,000 कमीशन देनी थी, माइनस कर दो, 20,000 सैलरी देनी थी, माइनस कर दो, और मान लो इतना आपके पास 70,000 प्रॉफिट बचा। दिस इज द करेक्ट प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को सही रेशियो में बांटो। मान लो रेशियो, जो सही रेशियो थी वो थी 2:1:1, और जो अकाउंटेंट था उसने बांट दिया 1:1 की रेशियो में। तो 1:1 जो गलत किया था वो वापस ले लिया। अब जो 70,000 जो सही प्रॉफिट आया उसको आप सही रेशियो में 2:1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और इसका जब टोटल करोगे तो आपके पास वो नेट एंट्री आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर आता है जब क्वेश्चन कहता है मल्टीपल एंट्रीज का। मल्टीपल एंट्रीज में क्या होता है, सारे स्टेप्स वैसे ही करने हैं। मतलब कि मान लो यहाँ पे ये करना था डेबिट डेबिट डेबिट, यहाँ पे ये करना था क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें एक एक एंट्री करनी है। मान लो सैलरी देनी थी तो क्रेडिट 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 क्रेडिट, ठीक है ना। इसकी एंट्री क्या करनी है, देखो पार्टनर तो होंगे क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, डेबिट एक अकाउंट होता है उसे कहते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर मान लो इंटरेस्ट ऑन अर्निंग लेनी थी, ये डेबिट 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 डेबिट, तो एक काम करेंगे पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट, P&L एडजस्टमेंट हो जाएगा क्रेडिट। और मान लो लास्ट में जो एंट्री करनी थी नेट इफेक्ट वाली एंट्री, बस आपको वो एंट्री नहीं करनी, उसके अलावा ये सारी की सारी एंट्रीज आपको कंप्लीट करनी, ठीक है। और क्वेश्चन ये बोले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्सक्लूड करके तो भी कोई बात नहीं, हमें बस लास्ट वाली एंट्री नहीं करनी, उसके अलावा सारी एंट्रीज, सिर्फ नाम क्या बदलना है। पार्टनर्स हो रहे हैं डेबिट तो P&L एडजस्टमेंट हो जाएगा क्रेडिट, अगर पार्टनर्स हो रहे हैं क्रेडिट P&L एडजस्टमेंट हो जाएगा डेबिट, और अगर पार्टनर्स हो रहे हैं डेबिट तो P&L एडजस्टमेंट हो जाएगा क्रेडिट, सिंपल, ठीक है। फिर आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में मैंने बताया था इसके अंदर 3 केसेस होते हैं। एक होता है गारंटी टू पार्टनर बाय अदर पार्टनर्स, गारंटी टू पार्टनर्स बाय अदर पार्टनर, मतलब कि पार्टनर ने गारंटी दी कि मैं बोलता हूं अगर तुम्हें इतनी कम से कम पैसे नहीं मिले तो उस केस में मैं झेलूंगा लॉस तुम्हारा, ठीक है। सबसे पहली बात आपको समझनी होती है कि गारंटी मिनिमम अमाउंट की होती है। मान लो पार्टनर को बोला कि आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन हुआ क्या, उस बंदे को 15,000 रुपये उसका हिस्सा बनता है, तो क्या करेंगे, उसे देंगे या नहीं देंगे, बिल्कुल उसे 15,000 ही देंगे। गारंटी हमेशा मिनिमम अमाउंट की होती है। मान लो आपके फ़ोन की वारंटी है, मैं वारंटी की बात करूँ, गारंटी तो आजकल मिलती नहीं है। मान लो आपके फ़ोन की वारंटी है, मान लो उसको गारंटी वर्ड में बोल रहा हूँ 1 मिनट के लिए, आपके फ़ोन की गारंटी है और 1 साल में आपके फ़ोन को कुछ नहीं हुआ, तो गारंटी का कुछ काम आया, नहीं आया। अगर मान लो पार्टनर को भी 10,000 रुपये मिलने थे और उसको 15,000 मिल गए, तो गारंटी का कुछ काम है, नहीं है, तो क्वेश्चन को भूल जाओ, गारंटी वाला था, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ज़बरदस्ती क्वेश्चन में लगाना, गारंटी कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, एक काम करते 10,000 की गारंटी दी थी ना, एक काम करते हैं इस 15,000 को ना 10,000 बना लेते, इस पार्टनर से ले लेते। अरे भाई उसको मिनिमम अमाउंट की गारंटी मिलती है, गारंटी हमेशा मिनिमम अमाउंट की होती है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले क्वेश्चन को भूल जाओ, गारंटी वाला है, ठीक है ना, नॉर्मली उसको सॉल्व कर दो, फिर देखो किसको कितना रहता है। मान लो एक पार्टनर को इतने पैसे देने बाकी हैं, तो क्या करना है, सिंपल उसको दे दो। कौन देगा, पुराने पार्टनर्स देंगे। किस रेशियो में देंगे, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। क्वेश्चन कहता है 2:3 की रेशियो में देना है, तो 2:3 की रेशियो में दे दो। क्वेश्चन कहता है सिर्फ एक पार्टनर देगा, तो एक पार्टनर में से माइनस कर लो, सिंपल, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा अपने आप को करना है। फिर आता है गारंटी टू फर्म बाय पार्टनर। पार्टनर देता है गारंटी किसको, फर्म को, कि मैं तुम्हें कम से कम इतना कमा के दूंगा। तो उस केस में क्या होता है, सिंपल, पार्टनर अगर कमा के उतना नहीं देता तो उस केस में पार्टनर की कैपिटल हम कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं, मान लो पार्टनर ने बोला मैं आपको 25,000 कमा के दूंगा, पार्टनर ने 20,000 कमा के दिए, तो क्या करेंगे, पार्टनर से हम 5,000 रुपये ले लेंगे।
5,000 लेंगे मतलब पार्टनर की कैपिटल कम करेंगे। पार्टनर की कैपिटल कम करते कैसे हैं? पार्टनर की कैपिटल डेबिट करके। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू, ये कहाँ जाएगा? ये तो प्रॉफिट का पार्ट है ना हमारा, तो यहाँ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में, और अल्टीमेटली ये तीनों पार्टनर्स के बीच में, चारों पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। सिंपल। XYZ, देखो एक क्वेश्चन और आता है, XYZ लिमिटेड डिडंट मेक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इज इट करेक्ट? क्वेश्चन ये सिंपल सा कहता है कि एक कंपनी है, उसने अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया, क्या उसने सही किया? आंसर है बिल्कुल सही किया, क्योंकि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर लगता है, कंपनी के ऊपर नहीं लगता। मतलब कि एक कंपनी अगर P&L एप्रोप्रिएशन ना बनाए तो भी चलेगा, बिकॉज P&L एप्रोप्रिएशन इज ओनली कंपलसरी फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड नॉट फॉर कंपनीज। अगर यही क्वेश्चन आता कि XYZ पार्टनरशिप है, उन्होंने P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया, क्या सही किया? उन्होंने गलत किया। लेकिन देखो ये जो कंपनी वाला क्वेश्चन है, एक लाइक एग्जाम में आया था, और जिस एक लड़की थी और उसके 100 बनने वाले थे और 1 मार्क्स जो हुए थे यहीं पे गलत हुआ, तो उसने लिख दिया कि इस कंपनी ने गलत किया, इसे P&L एप्रोप्रिएशन बनाना था। लेकिन अल्टीमेटली कंपनीज के ऊपर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि उन्हें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिव्यू क्लास है इससे आपको पूरा आइडिया लग गया होगा एग्जाम में, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। मैंने एक पूरे चैप्टर को समराइज करके आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप सो इसमें कुछ और रहता नहीं है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।